सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सीए सानिध्य सराफ, आपका सीए साथी इस सीए की जर्नी में। और मैं पूरी कोशिश करने वाला हूं कि आपकी मदद कर सकूं टू क्लियर योर सीए एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। तो अब हमारा मैराथन रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाला है फॉर सीए फाइनल ऑडिट, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। एंड हमेशा की तरह इस बार भी जो हमारा रिवीजन सीरीज होगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। बस मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए बदले में, कि आपको ना एक कमिटमेंट करना होगा मुझसे। क्या कमिटमेंट करना होगा? कि आपने ना एक कसम खानी है मेरे साथ। क्या कसम खाओगे सर? कि मुझे नहीं पता कि मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था, बट आने वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। तो क्या कसम खाओगे? मुझे नहीं पता कि मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था, बट आने वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, ठीक है। तो बस तुमसे मुझे यही गुरु दक्षिणा चाहिए बदले में, कि सर मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं और इंश्योर करने वाला हूं कि इस बार कुछ भी हो जाए मैं अपने एग्जाम्स क्लियर करने वाला हूं, और मेरी तरफ से जो हो सकेगा मैं करूंगा ही करूंगा। आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, जस्ट यू कैन व्हाट्सएप मी एट 8638585920। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं, ठीक है ना। चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली हो ना ली हो, क्लासेस ली हो तो भाई फिर तो नेवर एंडिंग सपोर्ट है टिल द एग्जाम डे है। और क्लासेस नहीं भी ली है तब भी मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं वहां पे। तो क्लासेस नॉट द ओनली क्राइटेरिया। आपको ऑलरेडी पता है कि सर मैं रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स भी प्रोवाइड करता हूं आपके रिवीजन के लिए। तो ऑडियो क्लिप्स का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, और ये जो मैराथन रिवीजन वीडियोस रहेगा इसका अलग ऑब्जेक्टिव रहेगा। दोनों में ही अपन सुपर रिवीजन करने वाले हैं, बट जो ऑडियो क्लिप्स होता है उसमें सुपर सुपर रिवीजन होता है। तो ऑडियो क्लिप्स में तो क्या होता है सर, कि एक एक चैप्टर 10-10 मिनट में रिवाइज हो जाता है, और पूरा ऑडिट 7-8 घंटे से कम के समय में रिवाइज हो जाता है। और आपने क्या करना है, अपने हेडफोन्स लगाने हैं और बस मेरा ऑडियो नोट सुनना है, और देखते ही देखते आपका ऑडिट एकदम रिवाइज हो जाएगा चक्का। और अगर मैराथन रिवीजन वीडियोस की बात करें, जो यहां जो ड्यूरेशन रहने वाला है कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है, मोर देन ऑडियोज। बट अगेन इसका ड्यूरेशन भी ओवरऑल बहुत कम रहने वाला है, और कवरेज हमारी एकदम कॉम्प्रीहेंसिव होने वाली है, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है अपने को साथ साथ रिवाइज करने के लिए। तो आज जो अपना चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इमर्जिंग एरियाज, एसडीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस। तो नया चैप्टर है। For the first time, ICI has inserted such a chapter, and definitely one question is going to come from this very chapter. हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर से देखने को मिल जाए, ठीक है ना। 7 से 8 नंबर तक का वेटेज आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर से देखने को मिल सकता है, और 5 नंबर का वेटेज तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नाउ स्टार्टिंग, बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियोस, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप वीडियोस को करते हो बहुत सारा लाइक, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक सपोर्ट मिलता है, एक एंकरेजमेंट मिलता है कि ठीक है आपको वो आपको ये जो इनिशिएटिव है पसंद आ रहा है ना। सर ये नोट्स कहां से डाउनलोड करोगे? तो आप क्या करो सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये नोट शेयर कर दिया है आपके लिए इन द गूगल ड्राइव लिंक। तो आप उस गूगल ड्राइव लिंक से फटाफट इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके सर। तो जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? इमर्जिंग एरियाज, दैट इज एसडीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, व्हाट इज एसडीजी? एसडीजी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड व्हाट इज ईएसजी? ईएसजी का मतलब क्या होता है यहां पे? इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस एश्योरेंस। तो सर सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने बचपन में पढ़ा था। दैट इज, आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो, कुछ भी सर्विसेज यूज करते हो, तो बेशक करें, बहुत अच्छे से करें, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। कि यार जो करंट जनरेशन है वो अपनी नीड्स फुलफिल कर रही है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने लग्जरियस नीड्स भी फुलफिल करें, मगर उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशंस अपनी जो नीड्स है उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्योंकि अपने को एक चीज समझना होगा कि जो सोसाइटी के रिसोर्सेज होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, और अगर हम इस सोसाइटी के रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वे में यूज करेंगे तो क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए ज्यादा रिसोर्सेज नहीं बचेगा। दैट इज नॉट गुड फॉर आवर मदर अर्थ, दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। एंड अपने को सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसको नाम दिया गया है आफ्टर द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। किसके पीछे नाम दिया गया है सर? आफ्टर द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। एंड ब्रंटलैंड थी कौन? तो ब्रंटलैंड बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे थी, जो 15 साल तक नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर रही थी, और इस टेन्योर में उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत सारी बातें करी थी। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको नाम दिया गया है आफ्टर ब्रंटलैंड रिपोर्ट।
अब इस पार्टिकुलर रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, देखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट स्ट्राइव्स टू मीट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सीकिंग टू अचीव ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेसेस द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द करंट एंड फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अब सर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इसके 3 पिलर्स होते हैं जिसका नाम है ESG। एंड व्हाट इज ESG? दैट इज E फॉर एनवायरनमेंट, S फॉर सोशल, G फॉर गवर्नेंस। इसलिए यहां पे चैप्टर का नाम दिया गया है दैट इज SDG एंड ESG। ये दोनों साथ में हमेशा चलता है। अब देखो सर, आज का जो बिजनेस है ना, आज का जो मॉडर्न बिजनेस सिनेरियो है ना, वो चेंज हो गया है। आज के टाइम पे बिजनेस डज नॉट थिंक ओनली अबाउट प्रॉफिट्स। आज के टाइम में जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, उनको बोला जाता है कि सर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू थिंक ओनली अबाउट प्रॉफिट्स, यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट, यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू थिंक अबाउट सोसाइटी, एंड यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू थिंक अबाउट गवर्नेंस। ठीक है ना? तो जो भी बड़ी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, जो भी बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उनको बोला जाता है सर आप ESG के बारे में भी सोचो, आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचो, सोशल के बारे में सोचो, गवर्नेंस के बारे में सोचो, और आप एक ESG रिपोर्ट प्रोवाइड करो अपने स्टेक होल्डर्स को। इससे स्टेक होल्डर्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ज्यादा एश्योर्ड फील करेंगे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले। डिसीजन मेकिंग में उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि आज का जो स्टेक होल्डर होता है ना, आज का जो इन्वेस्टर होता है ना, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है, उसको इस बात से भी मतलब होता है कंपनी सस्टेनेबल है कि नहीं है, उसको इस बात से भी मतलब होता है कंपनी एनवायरनमेंट के बारे में सोच रही है कि नहीं, कंपनी सोसाइटी के बारे में सोच रही है कि नहीं, कंपनी का गवर्नेंस अच्छा है कि नहीं है। तो व्हाट डू वी मीन बाय ESG? इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है सर? इन्वायरमेंट का मतलब होता है जैसे कि हमारी कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज हो गई, एनर्जी यूज, वेस्ट, पॉल्यूशंस, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे तो लॉजिकली सोचो, इन्वायरमेंट के बारे में जब तुम सोचते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है सर? क्लाइमेट आता है, वेस्ट आता है, एनिमल्स आता है, नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, तो ये सारी चीजें आती है, कोल आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इन्वायरमेंट के अंदर ये सारी चीजें आ गई कि आप इन सबका ऑप्टिमम यूज कैसे करोगे। अब सर अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आता है सर? पीपल, लोग, मेरे आसपास रहने वाले लोग, है ना? तो जो भी कम्युनिटीज है जो आसपास रहती हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा लेबर है, जितने भी लोग हमारे वैल्यू चेन में इन्वॉल्व हैं। और गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को मैनेज करती है, कितने ट्रांसपेरेंट मैनर में बिजनेस को मैनेज किया जाता है, लॉ की सारी रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही, दैट इज व्हाट वी कॉल एज गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या होता है? एक इंटरनल सिस्टम है ऑफ प्रैक्टिस, कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स जो एक एंटिटी अडॉप्ट करती है ताकि उसका गवर्नेंस अच्छे से हो सके, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अच्छे से हो सके, लॉ रेगुलेशन कंप्लाई हो सके, और स्टेक होल्डर्स की सारी नीड्स फुलफिल हो सके। अब ये जो 3 पिलर्स है ना, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज एनवायरनमेंट, सोशल, गवर्नेंस, जिसको आप क्या कर लोगे, एक बार रीड कर लोगे, एनवायरनमेंट, सोशल, गवर्नेंस। खाली तुम लॉजिकली इतना सोचो कि एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा। एनवायरनमेंट मतलब जब तुम एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हो तो दिमाग में क्या आता है सर? क्लाइमेट, हमारे आसपास का क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट चेंज। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर हो गया, उसके बाद पॉल्यूशन एंड वेस्ट, एंड उसके बाद इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी कि आप इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हो, आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम कर रहे हो, क्लीन टेक की तरफ काम कर रहे हो। तो आप जब इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हो तो ये सारी चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन, वेस्ट, इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी। देन सोशल की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो आप ह्यूमंस के बारे में सोचोगे, ह्यूमन कैपिटल के बारे में सोचोगे, ठीक है ना? ह्यूमन कैपिटल के बारे में सोचोगे, उनके हेल्थ सेफ्टी के बारे में सोचोगे, लेबर मैनेजमेंट के बारे में सोचोगे, ठीक है? उसके बाद जो उनको प्रोडक्ट्स दिया जा रहा है, प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में सोचोगे, सोशल अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचोगे कि आप सोसाइटी का किस तरीके से भला कर सकते हो, किस तरीके से अच्छा कर सकते हो। और फिर गवर्नेंस आ गया। तो गवर्नेंस का मतलब क्या होता था सर? कि किस तरीके से एंटिटी अपने बिजनेस को गवर्न कर रही है, कितने अच्छे से एंटिटी अपने बिजनेस को मैनेज कर रही है, ओनरशिप स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव का पेमेंट अच्छा है कि नहीं, अकाउंटिंग अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं, बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। और उसके बाद आता है कॉर्पोरेट बिहेवियर कि हम एथिकली काम कर रहे हैं कि नहीं, हम कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में एंगेज्ड तो नहीं है, हम कहीं करप्शन वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, हम टैक्सेस वगैरह ईमानदारी से पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप खाली एक बार क्या कर लोगे सर? रीड कर लोगे। आप क्या कर लोगे सर? एक बार रीड कर लोगे। तो ये जो ESG रिपोर्टिंग होता है, ये जो ESG रिपोर्टिंग होता है, ये आज की तारीख में स्टेक होल्डर को एडिशनल एश्योरेंस देता है। क्या देता है? एडिशनल एश्योरेंस देता है। अब बोला गया कि ये जो ESG रिपोर्टिंग होता है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, राइट?
ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। और नॉर्मली अगर एक मिक्स्ड अप्रोच कंपनी फॉलो करती है, एक मिक्सचर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच फॉलो करती है, तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है और वो मैक्सिमम वैल्यू ऐड करता है अपने रिपोर्टिंग के अंदर। अब हम लोग यहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में आ रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो यहां पे हमारे कुछ कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, देखना। कुल मिलाकर ना दुनिया भर के जो फ्रेमवर्क्स हैं, दुनिया भर के जो फ्रेमवर्क्स हैं, उस हिसाब से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया हुआ है। बोला दुनिया भर में ओवरऑल बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हुए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हुए हैं। क्या बनाया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया गया है। और इसको किसने अडॉप्ट किया पता है? बोला यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किसने अडॉप्ट किया? यूएन मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट किया। और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए कि भाई दिस आर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि बहुत आसान है, जो कि बहुत आसान है। बोला हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे? बोला दुनिया में कोई पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर, गरीबी नहीं होगी तो कोई भूखा नहीं मरेगा, जीरो हंगर। हंगर नहीं होगा तो गुड हेल्थ रहेगा सबका, गुड हेल्थ, ठीक है। तो बोला नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ। बोले ऐसा कब होगा? जब आप एजुकेशन अच्छी दोगे, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन क्या सिखाता है हमें? जेंडर इक्वालिटी। एजुकेशन क्या सिखाता है हमें? जेंडर इक्वालिटी, राइट। तो 17 एसडीजीज में पहला 5 क्या आ गया? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। फिर बोला साफ पानी देना है अपने को। दुनिया में हर किसी को साफ पानी का हक है। दुनिया में हर किसी को अफोर्डेबल एनर्जी का हक है, ठीक है ना। दुनिया में हर किसी को इकोनॉमिक ग्रोथ का हक है। देन इंडस्ट्री इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन। फिर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। अब आप ये सोच के देखो, एक शहर में ये सारी चीजें होंगी, पॉवर्टी नहीं रहेगा, जीरो हंगर रहेगा, गुड हेल्थ रहेगा, गुड एजुकेशन रहेगा, क्लीन वाटर रहेगा, अफोर्डेबल एनर्जी रहेगा, तो अपने आप ही वो क्या बन जाएगा? सस्टेनेबल सिटी। तो अपने आप ही वो क्या बन जाएगा? सस्टेनेबल सिटी। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, राइट। उसके बाद लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो जिंदगी है उसके बारे में सोचें। देन जमीन में जो जिंदगी है उसके बारे में सोचें। उसके बाद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इंसाफ के बारे में सोचें, ठीक है। और ये सारी चीजें अचीव करना किसी एक की बात नहीं है, तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इस तरीके से 17 एसडीजीज दिया हुआ है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, इसी को दिमाग में रखते हुए, इसी को बेस बनाकर हमारे देश के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट आता है 9 प्रिंसिपल्स, 9 प्रिंसिपल्स ऑफ BRSR। तो ये उसी 17 एसडीजी को ध्यान में रखते हुए बना हुआ है। व्हाट इज BRSR? अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सर, व्हाट इज BRSR? तो BRSR इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है ना। तो बोला बिजनेस को क्या करना है? जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, ठीक है, जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनको क्या करना है? एक BRSR रिपोर्ट देना है। और कौन से बिजनेस हाउसेज को BRSR रिपोर्ट देना है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देना है। तो यहां पे सेबी बोलती है दैट हमारे देश के अंदर जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज होंगी ना, बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको एक BRSR रिपोर्ट बनाना है, दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। और वो जो पर्टिकुलर रिपोर्ट बनेगा ना, दैट इज BRSR रिपोर्ट। सबसे पहले बोला वो रिपोर्ट के 3 हिस्से होंगे, वो रिपोर्ट के 3 हिस्से होंगे, ठीक है, क्वेश्चनर की तरह होगा। और वो रिपोर्ट के 3 हिस्से होंगे, एक सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा, ठीक है। तो रिपोर्ट के 3 हिस्से होंगे और वो रिपोर्ट 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होगा। किसके ऊपर बेस्ड होगा? 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होगा। और रिपोर्ट के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहले बोला जनरल डिस्क्लोजर्स होगा, सबसे पहले बोला जनरल डिस्क्लोजर्स होगा। जनरल डिस्क्लोजर्स का मतलब क्या हो गया? बोला जनरली जो लिस्टेड कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है उसके बारे में बताइए, उसके डिटेल्स दीजिए। फिर उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, उनके सर्विसेज के बारे में बताइए, उनके ऑपरेशंस के बारे में बताइए, उनके एम्प्लॉयज के बारे में, होल्डिंग कंपनी के बारे में, सब्सिडी के बारे में, एसोसिएट के बारे में। यहां लाइन दिखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है कि कंपनी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में, होल्डिंग के बारे में, सब्सिडी के बारे में, एसोसिएट के बारे में। लेकिन प्रैक्टिकली तुमको रिपोर्ट दिखाऊंगा ना अगर, तो देख के तुमको समझ आएगा यार कितना डिटेल्ड रिपोर्टिंग होगा, ये सेक्शन ए के अंदर भी कितना डिटेल्ड रिपोर्टिंग होगा, ठीक है।
उसके बाद सेक्शन बी, दैट इज मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर्स, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर्स। अब इस सेक्शन में क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग कि मैनेजमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई है, मैनेजमेंट ने क्या क्या प्रोसेस बनाया है, मैनेजमेंट ने क्या क्या प्रोसेस बनाया है, क्या क्या पॉलिसीज बनाई है, गवर्नेंस कैसा है, लीडरशिप कैसी है, ओवरसाइट कैसा है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसा है, लीडरशिप कैसी है, गवर्नेंस कैसा है, ओवरसाइट कैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन सी, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। बोला कुल मिला के 9 प्रिंसिपल्स हैं, कुल मिला के 9 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो 9 प्रिंसिपल्स के बारे में बताओगे, और वो 9 जो प्रिंसिपल्स होंगे ना, उनको आप 2 कैटेगरीज में बताओगे, 2 कैटेगरीज में बताओगे। सबसे पहले होगा एसेंशियल इंटीग्रेटर्स, सबसे पहले होगा एसेंशियल इंटीग्रेटर्स, जिसका मतलब है मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। और दूसरा होगा लीडरशिप इंडिकेटर्स, जिसका मतलब होता है ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स। ठीक है, तो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, आप देखोगे ना अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल 1 एथिक्स के बारे में है, प्रिंसिपल 1 एथिक्स के बारे में है। ठीक है, तो मान लीजिए एथिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एथिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होने चाहिए और कुछ ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। आप दोनों चीजें बताओगे, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स एंड ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स, आप दोनों चीजें बताओगे। तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल डिस्क्लोजर्स, और ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स को हम लोग बोलते हैं लीडरशिप डिस्क्लोजर्स। और कुल मिलाकर BRSR के 9 प्रिंसिपल्स हैं। और याद रखिएगा, हर एक प्रिंसिपल का एग्जैक्ट नाम आपको याद रहना चाहिए विद द प्रिंसिपल नंबर। ठीक है, MCQ में पूछा जा सकता है, और कोई केस स्टडी सिनेरियो भी दिया जा सकता है जिसमें आपको प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो प्रिंसिपल वन याद रखिए ईट, प्रिंसिपल 1 याद रखिए ईट, दैट इज एथिक्स ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, या एथिक्स अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी। तो प्रिंसिपल 1 याद रखिए ईट, दैट इज एथिक्स अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो BRSR का पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एथिकली काम करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट रहना है, अकाउंटेबल रहना है। तो जो भी एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा, वो जो भी पॉलिसीज बनाएगा, प्रोसीजर्स बनाएगा, प्रैक्टिसेस बनाएगा, यानी कि 3 P's, जो भी एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा वो 3 P's डेवलप करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, प्रोसीजर्स बनाएगा, प्रैक्टिसेस बनाएगा, अपने ऑफिसेस के लिए बनाएगा, फैक्ट्री के लिए बनाएगा, वर्क एथिक्स के लिए बनाएगा, एंश्योरिंग कि किसी भी हाल में एथिक्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, एंश्योरिंग कि किसी भी हाल में एथिक्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, एथिकली काम किया जाए। ठीक है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन होगा 3 P's के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, उसके बारे में स्टेक होल्डर्स को भी बताया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ट्रांसपेरेंट रहना है। क्या रहना है? ट्रांसपेरेंट रहना है। और अगर कहीं बिजनेस एथिकली काम नहीं कर रही है, अगर कहीं दिक्कत है बिजनेस में, अगर कहीं सस्टेनेबिलिटी को नुकसान पहुंच रहा है बिजनेस की वजह से, तो आप उसके बारे में भी बताओगे, एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में भी बताओगे, आप ट्रांसपेरेंटली उन चीजों के बारे में डिस्क्लोजर्स दोगे। ठीक है ना, आपका कोई प्लांट है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट है, तो आप उसके बारे में भी बताओगे। ठीक है, और बोला मजे की बात, बोला जो पूरा का पूरा वैल्यू चेन इन्वॉल्व होगा ना एंटिटी में, पूरा का पूरा वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारी वैल्यू चेन इन्वॉल्व होती है, लेबर से लेके मैन्युफैक्चरर तक, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर, बहुत सारे लोग वैल्यू चेन में इन्वॉल्व होते हैं। तो बोला पूरा का पूरा जो वैल्यू चेन के लोग होंगे ना, उनको भी आप एंकरेज करोगे टू अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल्स, आप उनको भी एंकरेज करोगे टू अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब देखना यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी पूछा गया आपसे। केस स्टडी क्या पूछा गया? जैसे मैंने बताया कि हर प्रिंसिपल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक एसेंशियल इंडिकेटर, एक लीडरशिप इंडिकेटर। ठीक है, अब मान लीजिए लेटर से ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग देना है रिगार्डिंग एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। अब अगर ट्रेनिंग बीओडी को देना है, मतलब कंपनी अपने बीओडी को दे रहा है, या केएमपी को दे रहा है, या एम्प्लॉय को दे रहा है, वो हो जाएगा एसेंशियल इंडिकेटर। वो क्या हो जाएगा? एसेंशियल इंडिकेटर। लेकिन मान लीजिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है वैल्यू चेन में इन्वॉल्व लोगों को, ट्रेनिंग दिया जा रहा है वैल्यू चेन में इन्वॉल्व लोगों को, तो वो हो जाएगा लीडरशिप इंडिकेटर। क्योंकि वैल्यू चेन में तो बहुत सारे लोग हैं यार, कितने ही लोगों को ट्रेनिंग दोगे, जरूरी नहीं है सबको दे पाओ, तो वो हो जाएगा लीडरशिप इंडिकेटर। लेकिन बीओडी को ट्रेनिंग देना ही चाहिए, केएमपी को देना ही चाहिए, एम्प्लॉय को देना ही चाहिए, वो हो जाएगा एसेंशियल इंडिकेटर। उसके बाद आता है प्रिंसिपल 2, दैट इज सानिध्य सराफ सर, SSS, सेफ सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज, सेफ सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज। कि एंटिटी को इंश्योर करना है कि जो भी गुड सर्विसेज ऑपरेशंस हैं, that should result in a better life for consumers and users। तो एंटिटी को जो भी गुड्स प्रोवाइड करनी है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उससे कंज्यूमर्स की जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने में मिनिमम रिसोर्सेज का यूज होना चाहिए, मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल होना चाहिए। और एंटिटी क्या करेगा? अपने कस्टमर्स को
अपने राइट्स के बारे में अवेयर करेगा अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू सच प्रोडक्ट। तो अगर कोई प्रोडक्ट में वारंटी राइट वगैरह है तो उसके बारे में भी एंटिटी क्या करेगा, कंज्यूमर को बताएगा, और एंटिटी कोशिश करेगा कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। दैट इज व्हाट इज प्रिंसिपल 2 इज। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 3 बोला एम्प्लॉइज के बारे में। प्रिंसिपल नंबर 3 किसके बारे में है, एम्प्लॉइज के बारे में। बोला वैल्यू चेन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके बारे में सोचो। क्या करो, उनके बारे में सोचो। तो बोला एम्प्लॉइज को लेकर जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है ना वो सारा फॉलो करना चाहिए। पीएफ हो गया, ग्रेट्युटी हो गया, सब कुछ फॉलो करना चाहिए। बोला एम्प्लॉइज इंसान होते हैं, उनके डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए। बोला एम्प्लॉय के साथ कुछ जागती नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर वगैरह नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय के वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान रखना चाहिए। एम्प्लॉय के वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान रखना चाहिए। बोला एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, एम्प्लॉय को टाइमली पेमेंट चाहिए, तो टाइमली उनको पेमेंट भी देना चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या चाहता है कि भाई जो भी एम्प्लॉय वाला लॉ है तुम फॉलो करो। एम्प्लॉय क्या चाहता है, मेरी इज्जत करो। एम्प्लॉय क्या चाहता है, मेरे साथ लेबर मत करो। एम्प्लॉय क्या चाहता है कि मेरे वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान रखो, मुझे टाइमली पेमेंट करो। बोला जो भी वर्किंग कंडीशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड करोगे वो सेफ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि वो लंबे घंटे भी काम कर सकें यार। फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए, आपने एम्प्लॉय को हैरेस नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉय के साथ वायलेंस नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल 3 इज। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 4 आता है सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। प्रिंसिपल 3 ने बोला था एम्प्लॉयज के बारे में सोचो, प्रिंसिपल 4 बोलता है अरे यार एम्प्लॉयज के बारे में सोचा अच्छी बात है, स्टेक होल्डर्स के बारे में भी सोचो, सारे के सारे इंटरेस्टेड पर्सन के बारे में भी सोचो, सारे स्टेक होल्डर्स को इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड करो। और प्रिंसिपल नंबर 5 बोलता है ओवरऑल ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचो। ओवरऑल ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचो, एक वास्ट टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। ओवरऑल ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचो। एंटिटी को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स की। एंटिटी को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स की। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अधिकार देता है इंसानों को, उसका एंटिटी को ध्यान रखना चाहिए। और अपने पॉलिसीज बनाते वक्त भी, अपने सिस्टम्स में पॉलिसीज बनाते वक्त भी ह्यूमन राइट के एलिमेंट्स को अपने पॉलिसीज में इंटीग्रेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए। और बोला ह्यूमन राइट्स हर किसी का कंसीडर करो, चाहे वो आपके स्टेक होल्डर्स हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो, चाहे वर्नरेबल ग्रुप्स हो, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हो, हर किसी का ह्यूमन राइट्स आप कंसीडर करो। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 6 आता है एनवायरनमेंट। दैट इज एनवायरनमेंट के बारे में सोचो, प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल के बारे में सोचो। कोशिश करो कि नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैनर में यूज करना है। कोशिश करो कि नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूज करना है। कोशिश करो कि आपने क्या करना है, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं फैलाना, पॉल्यूट नहीं करना माहौल को। क्लाइमेट का भी ध्यान रखना है। क्या करना है, क्लाइमेट का भी ध्यान रखना है। और जो भी आपकी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है उनको पूरा करना है। जो भी आपकी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है उनको पूरा करना है। यू हैव टू फुलफिल द इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना। और जो भी इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं विथ रिगार्ड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आपने उनका भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। और प्रिंसिपल नंबर 7 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। अब क्या बोला ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ के क्या करना चाहिए, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशंस एंड पॉलिसी एडवोकेसी। तो बोला मान लो एक इंडस्ट्री में पॉलिसी बन रहा है, मान लो इंडस्ट्री में कोई पॉलिसी बन रहा है कि बिजनेस कैसे करना है, तो कंपनीज को क्या करना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि वो पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में भी एक इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सके, और ये कोशिश करे कि वो जो पॉलिसी बन रहा है पूरे इंडस्ट्री का, तो उसके अंदर भी इन्वायरमेंट के बारे में जिक्र हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में जिक्र हो रहा है। और एंटिटी को कोशिश करनी चाहिए कि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी कंट्रीब्यूट करे, और पॉलिसी को एडवोकेट कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, पॉलिसी का अवेयरनेस कैसे फैलाना है, उसके बारे में भी क्या करे, कंट्रीब्यूट करे। और प्रिंसिपल नंबर 8 होता है प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है CSR। आपने ये सोचना है कि आपने सबका ग्रोथ एक साथ कंट्रीब्यूट करना है। आपने क्या करना है, सोसाइटी में जितने अलग अलग तरीके के लोग हैं, आपने उन सबके ग्रोथ के बारे में सोचना है, सबके इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोचना है, सबके इक्विटेबल ग्रोथ के बारे में सोचना है, ठीक है ना। आपने CSR करना है, आपने अपने CSR एक्टिविटीज को रिव्यू करना है। आप जब CSR एक्टिविटीज करोगे तो CSR एक्टिविटीज करते वक्त भी आपने क्या करना है, यह ध्यान देना है कि जितने भी लोकल एरियाज के लोग हैं उनका भला हो सके, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनका भला हो सके, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनका भला हो सके, ठीक है। तो 8 एलिमेंट
एट्थ प्रिंसिपल, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा सर, इंक्लूसिव ग्रोथ, इक्विटेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब आप क्या करोगे यहां पे, आप इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोचोगे, आप इक्विटेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे, आप मार्जिनलाइज्ड कमिटीज के बारे में सोचोगे, ठीक है ना। आप इस चीज के बारे में सोचोगे यार कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम इन्वायरमेंट के अंदर कुछ गलत तो नहीं कर रहे। आप ये सोचोगे कि हम जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम जो भी टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, उससे मार्जिनलाइज्ड कमिटीज की मदद कर सके ताकि उनको भी एक बेहतर जिंदगी मिल सके। तो अपने को क्या सोचना है कि यार अपन किस तरीके से मार्जिनलाइज्ड कमिटीज की मदद कर सकें। अपने को यह सोचना है कि किस तरीके से अपन इन्वायरमेंट का ध्यान रख सकें। अपने को सीएसआर एक्टिविटीज बनाते वक्त भी क्या करना है, लोकल एंड रीजनल एरियाज को प्रायोरिटी देनी है। क्या करना है, लोकल एंड रीजनल एरियाज को प्रायोरिटी देनी है। बोला आपके बिजनेस की वजह से अगर किसी कम्युनिटी को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपना एरिया छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो आपने क्या करना चाहिए, उनको ऑल्टरनेटिव रहने की जगह प्रोवाइड करनी चाहिए। तो entity should take care to ensure that business induced displacement or relocation of communities does not happen and in unavoidable cases अगर ऐसा होता भी है तो उनको compensate किया जा सके। क्या किया जा सके, compensate किया जा सके। और all forms of intellectual property and traditional knowledge should get the deserved respect from the organization। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 9 बोला कंज्यूमर्स के बारे में सोचो। फाइनली कंज्यूमर्स के बारे में सोचो कि आप किस तरीके से कंज्यूमर्स को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो। और कंज्यूमर्स को कैसे प्रोवाइड करोगे, या कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, तो उसके बारे में जो भी साइड इफेक्ट होगा, जो भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा, आप बताओ उस चीज को कंज्यूमर के बारे में। तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा, आप बताओ उस चीज के बारे में कंज्यूमर को, ठीक है। कोई भी एडवर्स इफेक्ट होगा तो आप कंज्यूमर को बताओ। कंज्यूमर का जो डाटा आप रिसीव करोगे उस डाटा की प्राइवेसी को मेंटेन करो, ठीक है ना, उस डाटा की प्राइवेसी को मेंटेन करो। सेफ तरीके से प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट को कैसे रिसाइकल करना है, उन सारी चीजों के बारे में आप कंज्यूमर को बताओ। आप कंज्यूमर को कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करो, आप कंज्यूमर के साथ कुछ भी खिलवाड़ ना करो, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करो, झूठा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करो। अगर कंज्यूमर को कोई तकलीफ आती है आपका प्रोडक्ट यूज करके, तो रेड्रेसल कैसे होगा, कंज्यूमर के फीडबैक को कंसीडर कैसे किया जाएगा, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें भी आप कंज्यूमर को प्रोवाइड करो, वो सारा इंफॉर्मेशन भी आप कंज्यूमर को प्रोवाइड करो। तो यह है 9th प्रिंसिपल, दैट इज प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो भाई बहुत आसान है, याद रखना। प्रिंसिपल नंबर 1 होता है ईट, प्रिंसिपल नंबर 9 होता है कंज्यूमर। ये दो तो ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। कंज्यूमर को चाहिए होता है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी प्रिंसिपल नंबर 8 उसके पिछले वाला है क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे मिलेगा, जब इन्फ्लुएंस होगा हमारा पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी के ऊपर, यानी प्रिंसिपल नंबर 7 दैट इज इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। प्रिंसिपल नंबर 6 एनवायरनमेंट है, अपना अलग से याद रख लेना। प्रिंसिपल नंबर 5 क्या है, ह्यूमन राइट्स है। वो तो एक साथ इस तरीके से याद रख सकते हो तुम कि सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले तुम सेफ प्रोडक्ट बनाओ, प्रिंसिपल नंबर 2। फिर एम्प्लॉइज के बारे में सोचो, प्रिंसिपल नंबर 3। एम्प्लॉइज के बारे में सोच लिया, आप स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचो, प्रिंसिपल नंबर 4। देन पूरे के पूरे ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचो, प्रिंसिपल नंबर 5। उसके बाद एनवायरमेंट में आते हैं अपन। तो ये हो गए अपने 9 प्रिंसिपल्स। अब जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है, इनको क्या करना है सर, इनको एश्योरेंस देना है ऑन दिस BRSR। अब यहां पे याद रखिएगा आईसीआई ने सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस के ऊपर 2 स्टैंडर्ड इशू किया है। एक इशू किया है SSAE 3000, एक क्या इशू किया है SSAE 3000, और एक इशू किया है SSAE 3410। तो आईसीआई ने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर दो स्टैंडर्ड इशू करे हैं सर। एक इशू करा है SSAE 3000 और दूसरा इशू करा है SSAE 3410। ये जो SSAE 3000 इशू करा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स 3000 ऑन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन। तो बोला सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन के ऊपर जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे ना, ये उसका एक मदर स्टैंडर्ड है। और इस स्टैंडर्ड के इंटेंडेड यूजर्स कौन होंगे? बोला जो भी एश्योरेंस प्रोवाइडर्स होंगे, जो एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन सस्टेनेबल इंफॉर्मेशन, या जो भी एंटिटीज ऑडिटर को हायर कर रही हैं, या जो भी रेगुलेटर्स होंगे, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, जो भी अदर यूजर्स होंगे ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग डाटा। बोला कि ये जो SSAE 3000 है, दिस इज वॉलेंटरी फॉर एश्योरेंस रिपोर्ट for the periods ending on 31st March 2023, but this is mandatory for assurance reports covering periods ending on or after 31st March 2024। तो ये आपके लिए MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। आईसीआई ने साथ ही साथ इशू करा है SSAE 3410 that talks about assurance engagements on greenhouse gas statements। assurance engagements on greenhouse gas statements, सिर्फ नाम याद करके रखना है। बोला जब आप BRSR रिपोर्ट के बारे में
क्या करोगे, रिपोर्टिंग करोगे, एश्योरेंस दोगे, तो ऑडिट मेथोडोलॉजी क्या होगा। तो याद रखिएगा ईएसजी रिपोर्ट बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है उसे प्रिलिमिनरी रिव्यू करना। तो ईएसजी रिपोर्ट तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट ने बनाया है, हम क्या कर रहे हैं उसको प्रिलिमिनरी रिव्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी रिव्यू कर रहे हैं, सब कुछ सही है कि नहीं है, जो भी बातें उस रिपोर्ट में लिखी गई है सही है कि नहीं है। उसके बाद क्या करना है, अपने को जाके ऑनसाइट असेसमेंट करना है। क्या करना है, जाके ऑनसाइट असेसमेंट करना है, और ऑनसाइट असेसमेंट करने के बाद अपने को एश्योरेंस रिपोर्ट देना है। अब जब अपन एश्योरेंस रिपोर्ट मैनेजमेंट को देंगे तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आएगा, उन रिस्पॉन्सेस को रिव्यू करना है, उन क्लैरिफिकेशंस को रिव्यू करना है, फिर अपने जो भी फाइंडिंग्स है उसे सबमिट करने हैं, जो अपने फाइंडिंग्स है उसे सबमिट करने हैं, और फाइनली सब कुछ वेरीफाई करने के बाद अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है। क्या करना है, अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है। तो ये क्या हो गया, मेथडोलॉजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन बीआरएसआर। ये क्या हो गया, मेथडोलॉजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन बीआरएसआर। बहुत सिंपल से 6 स्टेप्स हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपन ने देख ही लिया, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है इस चैप्टर में, इस तरह एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो कुछ बड़ी कंपनीज के ऊपर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, उनको अपने एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ, एनुअल रिपोर्ट में क्या करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताना है, और कुल मिलाकर 6 कैपिटल्स के बारे में बताना है। 6 कैपिटल्स के बारे में। ये 6 कैपिटल्स कैसे याद रखोगे, देखो भैया, बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है कैपिटल, और कैपिटल की बात करें तो कौन कौन सा कैपिटल, एक चाहिए होता है पैसा। पैसा 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 से करना क्या है, मशीन खरीदनी है। मशीन, पैसा से क्या करना है, मशीन खरीदनी है, ठीक है ना। अब और क्या चाहिए, और क्या कैपिटल होगा, अपने को क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। पैसा चाहिए, मशीन चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेस चाहिए। मशीन को चलाने के लिए कौन चाहिए, इंसान चाहिए। क्या चाहिए, कौन चाहिए, इंसान चाहिए, ह्यूमन चाहिए। और क्या रिसोर्स चाहिए अपने को और अपने को सोसाइटी चाहिए। और अपने को क्या चाहिए, सोसाइटी चाहिए। सोसाइटी में अपनी इज्जत नहीं होगी तो माल बिकेगा कैसे, तो अपने को क्या चाहिए, सोसाइटी चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो और क्या रिसोर्स चाहिए अपने को, और क्या कैपिटल चाहिए अपने को आरएनडी करनी है, अपने को रिसर्च करना है, अपने को इंटेलेक्चुअल कैपिटल चाहिए, अपने को इंटेलेक्चुअल कैपिटल चाहिए। तो कुल मिलाकर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात करें तो 6 सीज होते हैं, 6 कैपिटल बोला जाता है इनको। एक अपने को चाहिए होता है फाइनेंशियल कैपिटल। क्या चाहिए होता है, फाइनेंशियल कैपिटल, यानी डेप्थ हो गया, इक्विटी हो गया। फिर चाहिए होता है अपने आपको मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, जैसे कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट्स हो गया, टूल्स हो गया। फिर चाहिए होता है नेचुरल कैपिटल, ठीक है ना, नेचुरल कैपिटल जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। फिर चाहिए होता है ह्यूमन कैपिटल, तो लोगों की एक्सपीरियंस हो गई, उनकी कैपेसिटी हो गई, उनका मोटिव, उनका इनोवेशन हो गया, उनकी लॉयल्टी हो गई। और फिर चाहिए होता है सोशल कैपिटल, ठीक है ना, सोशल कैपिटल तो ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स हो गए, जो भी हमारा नेटवर्किंग हो गया, जो भी हमारा रिलेशन हमारे स्टेक होल्डर के साथ हो गया। और फिर हो गया इंटेलेक्चुअल कैपिटल, तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर जैसे आरएनडी हो गया, इनोवेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, ये सारा कुछ। तो ये सारी चीजें भी क्या आएगी सर, अपने एनुअल रिपोर्ट के साथ आएंगी। 6 सीज के बारे में बताया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट और है आपके लिए, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर, What is the role of auditor? Consideration of climate related risk in an audit of financial statements. तो अगर एक स्टेट ऑडिट की बात करें, देखना अभी तक जो हमने समझा वो स्टेट ऑडिट नहीं था, वो एक बीआरएसआर एश्योरेंस था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो पार्टिकुलरली क्या है, वो जो रिपोर्ट बनाया गया था, वो जो एक रिपोर्ट बनाया गया था उसके ऊपर हम एश्योरेंस दे रहे थे, एंड दैट वाज नॉट अ स्टेट ऑडिट, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। वो सिर्फ टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर था। अब यहां पे क्या बोला कि जो कंपनी का स्टेट ऑडिटर होगा वो भी क्या करेगा, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कंसिडर करेगा व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। वो भी क्या करने वाला है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कंसिडर करने वाला है। सबसे पहले ऐसे 200 का जनरल ज्ञान दिया कि ऑडिटर का रोल है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स एंड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। फिर ऐसा 315 का एप्लीकेशन आया, बोला जब तुम एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लोगे ना तो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को भी अंडरस्टैंड कर लेना, और स्पेसिफिकली इन केस ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जहां पे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क ज्यादा रेलिवेंट है। तो आप जब 315 की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो 315 के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त आप ये देख लेना कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क भी रेलिवेंट है क्या उस इंडस्ट्री के लिए, अगर हां तो आप उसकी भी अंडरस्टैंडिंग ले लेना, ठीक है ना। फिर बोला काफी सारे इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट में क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क से भी मतलब होता है कि आप क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को अपने रिपोर्ट में कैसे एड्रेस करते हो। तो अगर आपको सिग्निफिकेंट लगता है, अगर आपको यह बात सिग्निफिकेंट लगती है और आपको लगता है कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के बारे में आपको रिपोर्ट में बताना चाहिए,
तो आप क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के बारे में अपने रिपोर्ट में बता सकते हो। और कहां बताओगे, या तो तुम बताओगे ऐसा 701 में, दैट इज की ऑडिट मेटा पैराग्राफ, या तो तुम बताओगे 706 में, दैट इज इन द एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ। तो आप क्या कर सकते हो सर, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के बारे में की ऑडिट मेटा पैराग्राफ में बता सकते हो या एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ में बता सकते हो। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ योर प्रोफेशनल जजमेंट, एंड आपने ऐसा 720 को भी कंसिडर करना है, आपने ऐसा 720 को भी कंसिडर करना है। आपने अदर इंफॉर्मेशन रीड करनी है, अदर इंफॉर्मेशन के अंदर हो सकता है, अदर इंफॉर्मेशन के अंदर हो सकता है कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के बारे में कुछ बातें की गई हो और आपने देखना है कि दैट इज कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट, तो आपने ऐसा 720 को भी कंसिडर करना है। तो ये सारे मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फ्रॉम दिस पार्टिकुलर चैप्टर जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दो टॉपिक्स और जो आपने एक बार रेफर कर लेना चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ ईएसजी इन इंडिया, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब बताया हुआ है, फेज बाय फेज बताया हुआ है कि इंडिया में ईएसजी को रिगार्डिंग कब कब क्या क्या हुआ। ठीक है, 2012 में सेबी ने टॉप 100 कंपनीज के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करने का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, 2017 में सेबी ने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग लागू कर दिया टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। 2019 में सेबी ने टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर बीआरएसआर रिपोर्ट क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। और 2021 में कुछ न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इंसर्ट करे बीआरएसआर रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में। और वो जो 9 प्रिंसिपल्स हैं, वो जो 9 प्रिंसिपल्स हैं पार्टिकुलरली, वो 9 प्रिंसिपल्स किसने इशू किया हुआ है पता है, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। वो जो 9 प्रिंसिपल्स हैं वो किसने इशू किया हुआ है, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, ये वाला टॉपिक भी एक बार रीड कर लेना चाहिए अपने को कि व्हाट आर द ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। तो आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा कि आपके ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है सर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, या तो आपसे सीधा सीधी पूछ सकता है सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है। तो सस्टेनेबिलिटी का बेनिफिट क्या होगा कि एक तो स्टेक होल्डर्स को ना मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से समझ सके। ये एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ये एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। उसके अलावा क्वेश्चन और किस प्रकार से आ सकता है, दे माइट एक्चुअली गिव यू सम काइंड ऑफ केस स्टडी एंड दे माइट आस्क यू टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कैपिटल इट इज। दे माइट गिव यू सम काइंड ऑफ केस स्टडी एंड दे माइट आस्क यू कि आप बताइए कौन सा प्रिंसिपल है ये। तो इस प्रकार से भी यहां पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो नया चैप्टर है दैट इज अपना ईडीजी, एसडीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस। तो आप उम्मीद कर सकते हो सर कि एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का 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 आएगा, एंड मोस्टली जो एरियाज मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया है वहीं से आएगा, राइट। बाकी इस पार्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग इसका डिटेल्ड वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल में। तो ट्रांजिशन बैच करके एक फोल्डर है, और उसके अंदर मैंने जितने भी नए टॉपिक्स है ना जो अपने सिलेबस में नए आए हैं, तो वो सारे चैप्टर्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तो वहां पे हमारे ट्रांजिशन बैच के लेक्चर 6 में एसडीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस का लेक्चर भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप उस लेक्चर से क्या कर सकते हो, अगेन इस चैप्टर की पूरी कवरेज कर सकते हो, और इस पार्टिकुलर वीडियो से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या कर सकते हो, झटपट रिवाइज कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।